हेलो एंड हाय टू एवरीवन। मैं हूं मनीष और स्वागत है मेरे मनीष टॉक यूट्यूब चैनल पर। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो मोबाइल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आजकल लगभग हर जगह किया जा रहा है। आज लगभग हर सभी के पास मोबाइल फ़ोन है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इससे पहले जो टेलीफोन सिस्टम जो यूज़ किया जाता था वह जनरली वायर्ड था, यानी कि उसमें ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में वायर का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एंटीना के थ्रू होता है, जो कि फ्री स्पेस यानी कि एयर के थ्रू उनका ट्रांसमिशन किया जाता है। तो आज का मेरा यह वीडियो वायरलेस कम्युनिकेशन के हिस्टोरिकल व्यूज़ और इसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स मोमेंट्स के बारे में है। आज हम देखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, अर्लियर वायरलेस कम्युनिकेशन का किस प्रकार ग्रोथ हुआ या इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है। आज हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि किस प्रकार मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस मनीष टॉक यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें। कम्युनिकेशन की शुरुआत सबसे पहले 1843 ईस्वी में वाशिंगटन और बाल्टीमोर के बीच फर्स्ट कमर्शियल टेलीग्राफ लाइन को सेटअप करके किया गया था, जो कि बेसिकली वायर्ड कम्युनिकेशन पर बेस्ड था। यानी कि उस कम्युनिकेशन में मीडियम के रूप में वायर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। 1881 ईस्वी में पहली बार बर्लिन में पब्लिक टेलीफोन सर्विस की शुरुआत की गई थी। माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने 1831 ईस्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। उसके बाद 1864 ईस्वी में जेम्स सी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के फेमस 4 इक्वेशंस दिए थे, जिसने वायरलेस कम्युनिकेशन में क्रांति ला दिया था। उसके बाद 1886 ईस्वी में हेनरिक हर्ट्ज ने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इन स्पेस की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की थ्योरी बताई, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करता है। आज फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हेनरिक हर्ट्ज का वायरलेस कम्युनिकेशन की थ्योरी को समझाने में काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान है। इन्हीं सब की डिस्कवरी से वायरलेस कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन की शुरुआत हुई। उसके बाद निकोला टेस्ला ने वायरलेस ट्रांसमिशन की इंक्रीज्ड डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, जिससे वायरलेस ट्रांसमिशन में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से मोबाइल सिग्नल का ट्रांसमिशन काफ़ी दूरी तक किया जाता है। अर्थात टेस्ला ने वायरलेस ट्रांसमिशन के डिस्टेंस को इम्प्रूव करने अर्थात उसको वेरी मच लॉन्ग करने में काफ़ी अपना योगदान दिया था। वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन रेडियो कॉन्फ्रेंस अर्थात वार्क ने रेडियो फ्रिक्वेंसी की वर्ल्ड वाइड यूज को कोऑर्डिनेट किया था या इंट्रोड्यूस किया था। अगर रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत को देखें तो फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, जब रेनाल्ड ए फेजटन ने पहली बार क्रिसमस के लिए म्यूजिक और वॉइस को ट्रांसमिशन किया था। 1915 ईस्वी में फर्स्ट वायरलेस वॉइस ट्रांसमिशन किया गया था। वॉइस का ट्रांसमिशन वायरलेस के द्वारा अर्थात फ्री स्पेस के द्वारा पहली बार 1915 ईस्वी में किया गया, जिसके कम्युनिकेशन सेटअप को न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच सेटअप किया गया था। 1920 ईस्वी में पहली बार कमर्शियल रेडियो स्टेशन पिट्सबर्ग से लगाया गया था। तो वहाँ पर जो है 1920 ईस्वी में पहली बार कमर्शियल रेडियो स्टेशन लगाया गया था, और इस सेटअप किए गए कमर्शियल रेडियो स्टेशन के लिए काफ़ी बड़े बड़े एंटीना यानी काफ़ी ह्यूज एंटीना और काफ़ी अधिक ट्रांसमिटेड पावर की आवश्यकता पड़ती थी। 1906 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट और रॉबर्ट वान लीवेन के द्वारा वैक्यूम ट्यूब की डिस्कवरी की गई, जिसकी सहायता से ट्रांसमीटर और रिसीवर की साइज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया। वैक्यूम ट्यूब के एप्लीकेशन को अगर देखें तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल आज भी रेडियो स्टेशन में ट्रांसमिट की जाने वाली सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई करने में किया जाता है। 1926 ईस्वी में टेलीफोन को पहली बार ट्रेन में सेटअप किया गया था, जो कि बर्लिन और हैम्बर्ग लाइन को जोड़ती थी। इस टेलीफोन के लिए एंटीना के रूप में रेलवे ट्रैक के पैरेलल वायर्स को लगाया गया, और ये पैरेलल वायर्स जो थे वह एंटीना का काम करते थे।
जो टेलीफोन के लिए सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कराते थे। मोटर व्हीकल में अगर देखें तो 1927 ईस्वी में पहली बार कार में टेलीफोन सिस्टम को लॉन्च किया गया था या सेटअप किया गया था, जो कि कार रेडियो के नाम से जाना जाता था, और यह कार रेडियो कमर्शियल रूप में था। इस कमर्शियल कार रेडियो को फिल्को ट्रांसिटोन के नाम से जाना जाता था। 1928 का ईयर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए ट्रायल्स का ईयर माना जाता है। साइंटिस्ट जॉन बेयर्ड ने पहली बार एटलांटिक के क्रॉस टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट किया, और इसी टाइम जॉन बेयर्ड ने कलर टीवी के डिमॉन्स्ट्रेशन को भी इंट्रोड्यूस किया था। अर्थात टीवी के इवैल्यूएशन को अगर देखें तो जॉन बेयर्ड का इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा योगदान। पहली बार टेली टीचिंग की शुरुआत 1932 ईस्वी में की गई थी। इस टेली टीचिंग सिस्टम में टीवी के माध्यम से दूर तक के लोगों को पढ़ाया जाता था। उस शताब्दी ईयर के अराउंड जितने भी टेलीविज़न सिस्टम या टेलीविज़न सिग्नल का इंट्रोडक्शन किया गया था या उनकी थ्योरी इवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें वेरी हाई इंटरफेरेंस के कारण इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्वालिटी काफ़ी पुअर थी। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल आज भी वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जब भी किसी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो सिग्नल को सबसे पहले ट्रांसमिट करने से पहले उसका मॉड्यूलेशन किया जाना आवश्यक होता है। विदाउट मॉड्यूलेटेड अगर सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाए तो यह सिग्नल दूर तक नहीं जा पाएगी और कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल्ड हो जाएगा। अर्थात कम्युनिकेशन के लिए एक मॉड्यूलेशन स्कीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें वीडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलेशन टेक्निक दो प्रकार की होती है, एनालॉग और डिजिटल। और एनालॉग अगर मॉड्यूलेशन को अगर देखें तो एनालॉग मॉड्यूलेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में किया जाता है, जबकि इसका जो अदर मॉड्यूलेशन स्कीम जो कि एंगल मॉड्यूलेशन है, यह अगेन टू टाइप्स का होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करने में किया जाता है, और यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 1933 ईस्वी में पहली बार एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की थ्योरी को समझाया गया, और उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की थ्योरी आज भी कम्युनिकेशन के फील्ड में काफ़ी बिग और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल टीवी ब्रॉडकास्टिंग में काफ़ी अधिक किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग में काफ़ी हद तक सुधार किया गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है तो इसमें नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसी स्कीम है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड मान के अनुसार उसको परिवर्तित किया जाता है, और जब इस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो चूँकि नॉइज़ का इफेक्ट जो होता है वो एम्पलीट्यूड पर होता है सिग्नल के, जिससे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में इंफॉर्मेशन उसकी फ्रीक्वेंसी में होने की वजह से नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से नॉइज़ का इफेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ही कम होता है। तो यह एक काफ़ी पॉपुलर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए अगर नेटवर्क सेटअप को देखें तो नेटवर्क का सेटअप सबसे पहले जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। जर्मनी में सेटअप किए गए इस नेटवर्क सेटअप में या नेटवर्क सिस्टम में 160 मेगाहर्ट्ज़ कैरियर सिग्नल की आवश्यकता होती थी, या 160 मेगाहर्ट्ज़ सिग्नल के रूप में कैरियर के रूप में सिग्नल का यूज़ किया जाता था। चूँकि इसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम रेंज की है, इसलिए इस नेटवर्क की जो एक्सेसिंग था वो काफ़ी लिमिटेड था। इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जो कि नॉर्थ यूरोपियन कंट्री हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन। यह एनएमटी एक एनालॉग सिस्टम थी जिसमें 450 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की कैरियर सिग्नल का इस्तेमाल मॉड्यूलेशन स्कीम के रूप में किया जाता था। चूँकि इसमें 450 मेगाहर्ट्ज़ कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल की इस्तेमाल की जाती है, जो कि जर्मनी में पहली बार सेटअप किए गए 160 मेगाहर्ट्ज़ कैरियर सिग्नल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका रेंज काफ़ी लॉन्ग था। उसके बाद 900 मेगाहर्ट्ज़ कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल का मोबाइल नेटवर्क सेटअप यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। इस 900 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन प्रोसेस के कई स्पेसिफिकेशंस थे, जिसमें रोमिंग की फैसिलिटी थी। यह वॉइस और डेटा सर्विस को अलाउ करता था, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह फुल्ली डिजिटल था। 1983 ईस्वी में एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसे AMPS कहा जाता है।
एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम। यह एएमपीएस एक एनालॉग सिस्टम था जो कि 850 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। वायर टेलीफ़ोन की अगर वायरलेस में कन्वर्जन को देखें तो सबसे पहले 1984 ईस्वी में टेलीफ़ोन को वायरलेस बनाया गया, जिसे CT1 के नाम से जाना जाता है, जहां CT1 CT का मतलब है कॉर्डलेस टेलीफ़ोन। तो 1984 ईस्वी में पहली बार टेलीफ़ोन सिस्टम वायरलेस में कन्वर्ट हुआ। CT1 के बाद 1987 ईस्वी में ब्रिटिश स्टैंडर्ड CT2 लॉन्च किया गया, जो कि फैक्स, डेटा ट्रांसमिशन वाया मॉडेम, X25 और ईमेल को सपोर्ट करता है। यह CT2 864 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम यूज करता है। 1991 ईस्वी में ETSI ने DECT अडॉप्ट किया, जहां DECT डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन के नाम से जाना जाता है। यह डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस सिस्टम 1880 से 1900 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, जिसकी ट्रांसमिशन स्पीड लगभग 1.2 Mbps की है। ईयर 2000 डिजिटल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। 1998 अर्थात 1998 मोबाइल कम्युनिकेशन की बिगनिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि सैटेलाइट सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे इरिडियम 2002 कहा जाता है।